नमस्कार दोस्तों सामान्य हिंदी का जो 2 दिन से आपका जो टॉपिक चल रहा है वर्ण विचार, उस टॉपिक में पार्ट फर्स्ट में हमने वर्ण विचार में स्वर ध्वनियों की बात की थी। पार्ट सेकंड में कल हमने बात की अयोगवाद ध्वनियों के बारे में, और आज पार्ट थर्ड में मैं आपसे बात कर रहा हूँ व्यंजन ध्वनियों के बारे में। जो व्यंजन ध्वनियाँ हैं उस व्यंजन के टॉपिक को आज हम पढ़ें, कम्प्लीटली पढ़ें, और इसी के साथ आज आपका वर्ण विचार का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए व्यंजन ध्वनियों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहली बात, एक तो कल मैंने आपको बता दिया था व्यंजन ध्वनियों के बारे में, संयुक्त व्यंजन के बारे में, द्वित्व व्यंजन के बारे में, वो कल वाली वीडियो में लास्ट में मैंने आपको बता दिया था। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिलेगा, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो मैं शुरुआत कर रहा हूँ व्यंजन ध्वनियों की। अधूरा आपका टॉपिक था, आधा कल पढ़ा दिया था, आज करवा रहा हूँ। तो आज मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूँ। देखिए, उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण। अब यहाँ पर मैंने आपसे ये नहीं कहा कि यहाँ पर मैं व्यंजन का वर्गीकरण या स्वर का वर्गीकरण, मैंने कहा ध्वनियों का वर्गीकरण, मतलब दोनों ही प्रकार के ध्वनियों के वर्गीकरण की हम यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ हम स्वर ध्वनियों का वर्गीकरण भी देखेंगे, व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण भी देखेंगे। और किस आधार पर देखेंगे दोस्तों? उच्चारण स्थान के आधार पर। जब आप स्वर का टॉपिक पढ़ रहे थे तो वहाँ मैंने आपको ये वाला वर्गीकरण नहीं करवाया था। मैंने सोचा था कि उच्चारण स्थान दोनों का एक साथ ही करवाऊंगा, कि कौन से स्वर का उच्चारण स्थान क्या है और कौन से व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है। यानी इसमें आपको ये पढ़ना है कि कौन सी ध्वनियों का उच्चारण कहाँ से होता है, उनका उच्चारण स्थान क्या है। देखिए, बहुत इजी तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, आपको एक ही बार में समझ में आएगा और आप लाइफ टाइम कभी भूलेंगे भी नहीं, ये भी मेरा दावा है। बस आप वीडियो को देखते जाएं लास्ट तक। तो देखिए, सबसे पहला एक बार मैं आपको उच्चारण स्थान दोनों की बात करूंगा, व्यंजन ध्वनियों की हम बात करेंगे, स्वर ध्वनियों की हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बार उच्चारण स्थान बता दूं। देखिए, सामने ये जो ध्वनियाँ लिखी हुई है ना, ये जो ध्वनियाँ लिखी हुई हैं, इन पर आप ध्यान ना दें, अभी इनको आप बाद में देखना, पहले आप केवल उच्चारण स्थान देखिए। उच्चारण स्थान दोस्तों, सबसे पहला कंठ है, दूसरा तालु है, तीसरा मूर्धा है, चौथा दंत है और पांचवा ओष्ठ है, और छठा उच्चारण स्थान नासिका। बस फिलहाल आप केवल यहाँ तक देखें, आगे का मैं आपको बाद में समझाऊंगा। फिलहाल आप केवल यहीं तक देखेंगे बस, और यहीं तक अगर आपको समझ में आ गया तो आप ये समझें कि कंप्लीटली आपको टॉपिक समझ में आ चुका है। ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको, केवल ये वाले शब्द देखिए आप, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। नासिका को भी अभी आप छोड़ सकते हैं चाहे। अब देखिए, जो हमारा स्वर यंत्र है, जो हमारा गले का, जो गर्दन का जो सबसे नीचे वाला पार्ट है ना, जहाँ से ध्वनि निकल के आती है, जैसे आप बोलकर देखेंगे ए, तो ए बोलेंगे तो आप देखेंगे जो ध्वनि है वो बिल्कुल नीचे से निकल के आ रही है। वो जो नीचे वाला हिस्सा है वो कहलाता है दोस्तों कंठ। अब अगर आप कंठ से बाहर की तरफ आते जाएंगे ना, तो जैसे आप कंठ से बाहर की तरफ आएंगे तो ऊपर की तरफ आप जीभ टच करके देखें, पीछे की तरफ ऊपर समतल भाग है, वो जो समतल भाग है, वो समतल भाग वो कहलाता है तालु। जब आप तालु से बाहर की तरफ आएंगे तो मसूड़ों के पास खुरदरा भाग है, ऊपर जीभ टच करके आप देख सकते हैं, ऊपर मसूड़ों के पास खुरदरा भाग है, वो खुरदरा भाग कहलाता है दोस्तों मूर्धा। और फिर जैसे आप मूर्धा से बाहर आएंगे तो फिर दांत हैं, मसूड़ों के पास दांत आ जाते हैं, और दांतों के बाद ओठ हैं और एक नाक है। ये तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। आपको इस सीक्वेंस को याद रखना है कि सबसे पहले कंठ है, कंठ से बाहर की तरफ आते हैं तो ऊपर समतल भाग आता है तालु, तालु के बाद खुरदरा भाग मूर्धा है, फिर मूर्धा के बाद दांत है और दांतों के बाद होठ है। अब आपको देखिए कन्फ्यूजन कहाँ होगा? कन्फ्यूजन यहाँ होगा तालु में और मूर्धा में, बस ये ध्यान रखना आप, तालु में और मूर्धा में ही कन्फ्यूजन हो सकता है, बाकी तो आपको याद रहेगा। कंठ भी आपको सभी को पता है, दांत और ओठ भी आपको सभी को पता है। इनका सीक्वेंस आपको जरूर याद रखना है कि सबसे पहले कंठ है, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत और फिर ओष्ठ। देखिए, आप याद कैसे रखें? मैंने कहा कि ऊपर जो समतल भाग है वो तालु कहलाता है। अब आप कंठ से बाहर की तरफ जब आप आना शुरू करेंगे तो पहले समतल भाग आएगा, समतल भाग के बाद फिर मसूड़ों के पास खुरदरा भाग आएगा, तो पहले समतल भाग आएगा। तो यहाँ पर एक तरीके से देखिए ताल है, इसको आप तल के रूप में पढ़ लें थोड़ी देर के लिए याद करने के लिए। तो ये समतल भाग हो गया, ये तो तालु हो जाएगा, और जो खुरदरा भाग हो गया वो मूर्धा है, उसके बाद दांत और फिर ओठ। अब देखिए, जिन ध्वनियों का उच्चारण दोस्तों कंठ से होगा वो कहलाएंगी कंठ। जिनका उच्चारण, जैसे जिनके उच्चारण में जीभ है वो तालु को टच करेगी वो कहलाएंगी तालव्य। जिनके उच्चारण में जीभ मूर्धा को, यानी जो ऊपर मसूड़ों के पास जो खुरदरा भाग है उस खुरदरे भाग को टच करती है वो कहलाएंगे मूर्धन ध्वनियाँ। जिनके उच्चारण में जीभ दांतों को टच करेगी वो दंते, और जिनके उच्चारण में दोनों होठ एक दूसरे को टच करेंगे वो कहलाएंगे ओष्ठ ध्वनियाँ, और जिनका उच्चारण नाक के माध्यम से होगा वो ध्वनियाँ कहलाएंगे नासिक।
अब देखिए बहुत ईजी तरीका याद करने के लिए बता दूं आपको कि अब आप इन्हें याद कैसे करेंगे। इनके लिए आपका याद करने का तरीका क्या होगा, वो याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए एक ही बार में कंप्लीटली मैं आपको समझा रहा हूँ, ये आपको याद हो गया होगा। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये सीक्वेंस अगर आपको याद हो गया तो सबसे पहले आप एक साइड में सीक्वेंस को लिख दें। ये सीक्वेंस आपने लिख दिया, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये आपने लिख लिया यहाँ तक 5 नंबर तक। अब इसके आगे आपको कुछ नहीं करना। देखिए शुरुआत कीजिए कैसे, व्यंजनों की शुरुआत कैसे होती है, पहले व्यंजनों की बात कर रहा हूँ। देखिए क, ख, ग, घ, इनको लास्ट वालों को छोड़ दो, इनको मैं बाद में बताऊंगा। क, ख, ग, घ, फिर क के बाद क्या आएगा दोस्तों, च आएगा, च, छ, ज, झ, फिर ट, ठ, ड, ढ, फिर त, थ, द, ध, और फिर प, फ, ब, भ। देखिए इधर भी आपने सीधा सीक्वेंस में लिखा था कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, और इधर भी आप सीक्वेंस में लिख दें क, च, ट, त, प। जो अपनी हिंदी की वर्णमाला है उसी को सीक्वेंस में लिख दें। इनका जो लास्ट का 5वां है उस 5वें को छोड़ दें बस, बाकी आप इन्हें सीक्वेंस में लिख दें क, च, ट, त, प। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बड़ी आसानी से आप इन्हें यहाँ तक लिख लेंगे। एक तरफ कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ लिखेंगे, उनके सामने आप लिख देंगे क, च, ट, त, प, और इनका 5वां छोड़कर 4 4 लिख देंगे क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ। अब क्या बचा इनका दोस्तों, इनका 5वां बच गया सभी का। देखिए क, ख, ग, घ, ये 5वां बच गया। ये इसका च, छ, ज, झ, ये 5वां बच गया। ट, ठ, ड, ढ, ये 5वां बच गया। त, थ, द, ध, न, ये 5वां है, और प, फ, ब, भ में ये 5वां है। कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक वर्ग का जो ये 5वां वर्ण है, ये प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण दोस्तों किसके रूप में बोला जाता है, अनुस्वार के रूप में। और मैंने आपको कल अनुस्वार के टॉपिक में यह भी बता दिया था कि अनुस्वार का उच्चारण कहाँ से होता है दोस्तों, नाक से। तो इन 5 का उच्चारण कहाँ से होगा, नाक से। इसलिए ये 5 कहलाएंगी दोस्तों किस प्रकार की ध्वनियां, नासिक की ध्वनियां। ये 5 आपकी बन गई नासिक की ध्वनियां। अब मुझे नहीं लगता यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी। अब देखें, अब कितने व्यंजनों की बात कर चुके दोस्तों, कैसे लेकर पै तक की आप बात कर चुके। कैसे लेकर पै तक, इसका मतलब 5 वर्ण एक वर्ग में आते हैं। क वर्ग में 5, च वर्ग में 5, ट, त और पै वर्ग में भी 5 5, तो कुल मिला के 25 व्यंजनों की आपने बात कर ली। अब व्यंजन बच गए कितने, 8, क्योंकि टोटल 33 व्यंजन है। अब 8 व्यंजनों को आपको याद करना है। तो देखिए य, र, ल, व और श है, यहाँ से आपको याद करना है। तो देखिए य, र, ल, व, आप एक काम करेंगे कि ऊपर वाली कंठ वाली लाइन को छोड़ देंगे, और कंठ वाली लाइन को छोड़कर सीधा आप दूसरे लाइन से लिखना शुरू कर दें। य, फिर र लिख देंगे, फिर ल लिख देंगे। अब बचा व। तो देखिए व का जब आप उच्चारण करते हैं तो व के उच्चारण में जीभ दांतों को भी टच करती है, और व के उच्चारण में दोनों होठ भी एक दूसरे को टच करते हैं। इसलिए व के उच्चारण में दांतों की और ओठों की दोनों की आवश्यकता होती है। इसलिए व जो चला जाता है वो चला जाता है दोस्तों दंतोष्ठ में। दंतोष्ठ में जाएगा अकेला व, जिसमें दांतों की और ओठों की दोनों की आवश्यकता है। तो ये र ल आपने यहाँ, ये र ल आपने यहाँ लिख दिया था, वह आपने यहाँ लिख दिया। अब बचा देखो स है, तो जहाँ से आपने यह लिखना शुरू किया उसके सामने स लिखना शुरू कर दे, तीनों से स, फिर दूसरा स, और फिर ये स। एक ताला विषय हो गया, एक मूर्धन्य स हो गया, एक दंत श हो गया, और बचा दोस्तों है। तो है का आप उच्चारण करके देखेंगे तो देखिए है का उच्चारण कंठ से हो रहा है। जैसे आप बोल के देखेंगे तो बोलते ही आपको पता लग जाएगा कि है का उच्चारण कंठ से हो रहा है, तो है चला गया दोस्तों कंठ में। ये आपकी व्यंजन ध्वनियाँ कंप्लीट, बड़ी आसानी से आप लिख सकते हैं। आप इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखें, जब तक देखें आप, जब तक बिना देखें आप इनको लिख ना लें, यानी बिना देखें आप इनको बार बार लिखने की कोशिश करें, बार बार वीडियो को देखते रहें, बार बार लिखने की कोशिश करते रहें। ये मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है कि आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाएं, यहाँ से 99% आपको एक प्रश्न मिलता है कि कौन सी ध्वनि कंठव्य है, कौन सी मूर्धन्य है, कौन सी दंत है। तो यहाँ से 99% आपको एक प्रश्न मिलता है, 1 नंबर का आपका ये काम है। तो आप इसे बार बार करके देखें। तो ये तो हो गया आपकी व्यंजन ध्वनियां। मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर देता हूं कैसे आपको लिखना है कि एक तरफ आप लिख देंगे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इनका सीक्वेंस आपको याद रह जाएगा। इसके सामने आप लिख देंगे क, च, ट, त, प। फिर नासिका में आ जाएंगे दोस्तों इनके सभी के 500, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर तालव्य में यानी पहले लाइन को छोड़कर दूसरे लाइन से यह लिखना शुरू कर देना, य, र और ल, और फिर वह चला जाएगा दंतोष्ठ में। इसको आपको अलग से याद रखना है। जहाँ से आपने यह लिखना शुरू किया था वहीं से स और है चला जाएगा, वो चला जाएगा दोस्तों कंठ में। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये देखिए आपकी 33 व्यंजन ध्वनियाँ दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हैं। अब बचे 11 स्वर। तो अब मैं 11 स्वर की बात कर रहा हूँ। तो देखिए 11 स्वर को आप कैसे देखेंगे। अगर हम बात करें सबसे पहले ए और आ,
तो देखिए आप बोलकर देखेंगे ए आ, तो सीधी ध्वनि कंठ से आ रही है। तो या तो आप ऐसे याद कर लें, अगर ऐसे याद नहीं कर सकते तो आप देखेंगे इधर सबसे पहला उच्चारण स्थान आपका है कंठ, तो सबसे पहले स्वर यहाँ पर लिख दीजिए आप। भाई सबसे पहला उच्चारण स्थान कंठ है और सबसे पहले स्वर ए या आ है, तो कंठ में आ गए ए या आ। अब ए या आ के बाद क्या आते हैं दोस्तों, ई आते हैं, ए और आ के बाद ई आता है, तो दूसरे उच्चारण स्थान में आप लिख देंगे ए, यानी बाई सिक्वेंस इनको आप लिख दें दोनों को। ए आ को लिख दिया आपने, ई को लिख दिया। अब देखो आप अगर बात करेंगे री, तो री के उच्चारण में दोस्तों किसकी ध्वनि आती है, री के उच्चारण में ध्वनि आती है दोस्तों रे की, और रे आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो रे के सामने लिख दीजिए री को। अब देखो रे आपने कहाँ लिखा था, रे आपने लिखा था मूर्धन्य में, तो रे के साथ आप लिख देंगे किसको, री को। यहाँ तक आप कर लेंगे। अब बचा देखो ऊ, तो ऊ जब आप बोलते हैं तो ऊ के उच्चारण में ओठों की आवश्यकता होती है, ओठों की सहायता लेनी होती है, तो ऊ चले जाएंगे दोनों ओष्ठ में। अब यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएंगे। कंठ में सबसे पहले ए आ लिख देंगे, दूसरे नंबर पे ई और ई आ जाएंगे, रे के साथ री आ जाएगा, ओष्ठ में ओ और ऊ चले गए। अब बचे कौन से, देखो अब बचे दोस्तों ए और ओ, दोनों ए और दोनों ओ, यानी ए आए ओ औ, वो 4 स्वर बच गए। अब उन चारों का क्या फंडा है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए कल आपने ये समझा था कि जो ए है, ये ए किससे मिलकर बना दोस्तों, देखिए ए प्लस ई से मिलकर बना है, यानी जब आप ए बोल लेंगे तो एक की ध्वनि भी आएगी और एक की ध्वनि भी आएगी। अभी आपने देखा कि ए का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों, ए का उच्चारण स्थान है कंठ, और ई का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों, तालु। अब ए और ई इन दोनों से मिलकर क्या बनेगा दोस्तों, ए बनेगा। तो यानी इसमें ए का उच्चारण स्थान भी आपको चाहिए और ई का उच्चारण स्थान भी आपको चाहिए, यानी आपको कंठ भी चाहिए और आपको तालु भी चाहिए। तो अगला जो आपका 7 उच्चारण स्थान आप देख चुके हैं, 8वां जो आपका उच्चारण स्थान बन गया वो कौन सा बन गया है, जिसमें आपको कंठ और तालु दोनों चाहिए, तो वो 8वां कौन सा बन जाएगा, आपका कंठ तालव्य। 8वां बन गया दोस्तों आपका कंठ तालव्य। और कंठ तालव्य में कोई भी व्यंजन नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर ये कॉलम आपका खाली है। और कंठ तालव्य में क्या आते हैं, स्वर आते हैं, तो कौन से स्वर आते हैं वो आपको बता दिया, ए और ऐ, ये दोनों कंठ तालव्य में आ जाते हैं। अब इसी प्रकार हम बात करें देखो ओ की, तो ओ दोस्तों किससे मिलके बना, ए प्लस ऊ से। तो इसी प्रकार ए और ऊ दोनों की ध्वनि आएगी। ए का उच्चारण स्थान क्या है, आपके सामने कंठ है, और ऊ का उच्चारण स्थान क्या देख रहे हैं आप, ऊ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, यानी इसमें आपको कंठ की भी आवश्यकता है, इसमें आपको ओष्ठ की भी आवश्यकता है। तो अगला 9वां आपका उच्चारण स्थान बनेगा वो कौन सा बन जाएगा दोस्तों, कंठ प्लस ओष्ठ, यानी कंठोष्ठ। और कंठोष्ठ में क्या आ जाएंगे दोनों, ओ प्लस ओ, ये दोनों आ जाएंगे कंठोष्ठ में। ये दोस्तों आपके 33 व्यंजन और 11 स्वर, यानी कंप्लीट 44 वर्णों की हमने बात कर ली कि कंप्लीट 44 वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है। अब अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं जो साइड की इंक है वो साइड की इंक इरेज कर देता हूँ, ये लीजिए। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर सेव रखना चाहें तो वो आप रख सकते हैं। चलिए अब आगे की बात करें दोस्तों, ये तो हमने बात कर ली उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण। अब अगले स्लाइड में मैं बात कर रहा हूं आपसे उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। उच्चारण प्रयत्न यानी किस ध्वनि के उच्चारण में जो प्रयत्न होता है वो कहां से होता है। अभी हमने बात की थी उच्चारण स्थान की कि किस ध्वनि के उच्चारण का स्थान क्या है, किस स्थान से ध्वनि का उच्चारण होता है। अब मैं बात कर रहा हूं उच्चारण प्रयत्न की कि किस प्रकार का प्रयत्न आपको करना पड़ता है, यानी जब आप ध्वनि का उच्चारण करेंगे तो आपके जो स्वर यंत्र के जो भाग हैं वो किस प्रकार की एक्टिविटी करते हैं, किस प्रकार का वो प्रयत्न करते हैं, तो कौन सी ध्वनि के उच्चारण में आपको कैसा प्रयत्न करना है। इस उच्चारण प्रयत्न के आधार पर दोस्तों व्यंजनों के 8 भाग हैं और बहुत ईजी हैं। कौन कौन से 8 भाग देखिए। सबसे पहला भाग है दोस्तों स्पर्शी व्यंजन। अब स्पर्शी व्यंजन में देखिए क्या करना है आपको, बहुत सीधा सा बता देता हूं। स्पर्शी व्यंजन में दोस्तों आपको लिख देना है, देखिए कै वर्ग, सबसे पहला कै वर्ग, कै के बाद च को छोड़ देंगे आप, टै वर्ग, इसके बाद दोस्तों तय वर्ग, और इसके बाद दोस्तों पै वर्ग। च को छोड़ दो, कै टै तय पै, कै के चारों, टै के तय और पै के चारों। 5वां छोड़ देंगे, 5वां आपको बता चुका नासिक में जाता है, उसके उच्चारण में जो प्रयत्न होता है वो नाक से होता है, तो वो 5वां आप छोड़ देंगे यहाँ पर। यानी स्पर्शी में आ जाएगा देखिए कै टै तय और पै। कै के आगे चारों कै ख गै गै, टै के आगे चारों टै ठै डै डै, तय के आगे चारों तय थे दे दे, और पै के आगे चारों पै फै बै बै। यहाँ तक मुझे नहीं लगता आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी। तो देखिए कुल मिलाकर कितने व्यंजन हो गए दोस्तों, ये हो गए आपके सामने कुल मिलाकर 16 व्यंजन, 4 वर्ग और चारों में 4 4 व्यंजन, 16 व्यंजन हो गए। अब बात करें हम दूसरे पार्ट की,
तो दूसरा पार्ट है दोस्तों स्पर्श संघर्षी। एक था केवल स्पर्श यानी जहां पर हवा स्वर यंत्र के किसी भी भाग को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है। दूसरे में बात कर रहा हूँ स्पर्श संघर्षी, मतलब जहां पर हवा स्पर्श तो करती है लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा संघर्ष भी करती है। स्पर्श करने के साथ साथ संघर्ष भी करना पड़ता है। अब देखिए ऊपर आपने कै टै तै पै की बात कर ली थी, चय को आपने छोड़ दिया था, तो चय को आप उठा लेंगे किसमें, स्पर्श संघर्ष में, चय छय जय जय। अब आप अगर अंतर करना चाहें तो बोल के देख लीजिए, कै और चय कितना अंतर आपके आ रहा है, कै और चय। अपना जो शरीर है उस शरीर की एक्टिविटी देखना, एक्टिविटी में कितना अंतर है कै और चय को बोलने में। इस कै के बजाय चय में आपको अधिक संघर्ष करना पड़ रहा है। तो अब देखिए 16 व्यंजन दोस्तों ये हो गए थे, 4 हो गए ये वाले, 16 और 4 आपके सामने, कुल मिलाकर अभी तक 20 व्यंजनों की हम बात कर चुके, 13 बचे हैं। चलिए उनकी और बात कर लो। अगला है देखिए संघर्षहीन व्यंजन, यानी ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में आपको बिल्कुल भी संघर्ष नहीं करना पड़ता, जो संघर्षहीन है। और शुरू में मैंने आपको, जब हमने टॉपिक पढ़ना शुरू किया था उस दिन पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा को संघर्ष करना होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं, जिनके उच्चारण में हवा को संघर्ष नहीं करना होता उन्हें स्वर कहते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बात कर रहा हूँ कि ऐसे व्यंजन है जिनके उच्चारण में हवा को संघर्ष नहीं करना होता, इसलिए कि हैं तो व्यंजन लेकिन इनका उच्चारण स्वर की भांति होता है, इनका उच्चारण स्वर की तरह होता है, इसलिए दोस्तों इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। और अर्ध स्वर में आएंगे दोस्तों य और व। अब ये और व का आप उच्चारण करेंगे, देखिए ए ये व, ये तीनों लगभग बराबर बोले जा रहे हैं, ये स्वर के बराबर बोले जाते हैं, इसलिए इन दोनों को संघर्षहीन व्यंजन या फिर अर्धस्वर बोला जाता है। अब देखिए 2 आ गए दोस्तों इसमें, 16 और 4 20 और 2 22 हो गए। चलिए अगला चौथा देखते हैं। चौथा है दोस्तों ऊष्म व्यंजन, ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में गर्म उष्मा सी बाहर निकलती है, स है, जब आप बोलते हैं तो गर्म उष्मा सी बाहर निकलती है, तो ये चारों आ जाएंगे ऊष्म व्यंजन में। 4 हो गए दोस्तों ये। अब 5वां पार्ट देखते हैं। 5वां पार्ट हो गया दोस्तों नासिक के व्यंजन। अब देखिए नासिक के यानी जिनके उच्चारण में हमें नासिका की सहायता होती है, नासिका की आवश्यकता होती है, ये आपको कई बार बता चुका हूँ। नासिक में प्रत्येक वर्ग का 5वां आएगा, तो 5 व्यंजन हो गए ये वाले दोस्तों। अब देखो अब तक टोटल व्यंजन कितने हो गए, 16 और 4 20, 2 22, 4 26 और 5 31, बचे हैं केवल 2 व्यंजन। अब उनकी बात कर रहा हूँ। देखिए अगला है पार्श्विक, पार्श्विक व्यंजन। अब देखिए पार्श्विक का, पार्श्व का अर्थ होता है पिछला, यानी ऐसी ध्वनि जिसके उच्चारण में जो हवा है वो जीभ यानी जीभ के दोनों तरफ से, पिछले भाग से गालों को टच करती हुई बाहर निकलती है, वो पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। और इसमें केवल एक ही आएगा लय। आप लय को बोलकर देखेंगे, देखिए हवा गालों को टच करती हुई निकलती है, तो लय आ गया पार्श्विक व्यंजन में। और अगला है दोस्तों लुंठित या प्रकंपित व्यंजन। अब प्रकंपित यानी जिसके उच्चारण में कंपन होता है, इसमें आएगा दोस्तों रे जो ध्वनि है वो प्रकंपित कहलाती है। अब रे का मतलब क्या है वो देखिए आप, जैसे आप रे बोलेंगे ना तो आपकी जो जीभ है ना वो वाइब्रेट करती है, वो 2-3 बार झटके से ऊपर नीचे हिलती है, कंपन करती है। रे के उच्चारण में जीभ कंपन करती है, इसलिए रे को कहा जाता है प्रकंपित व्यंजन। अब ये आपके 33 के 33 व्यंजन कंप्लीट हो चुके, और मुझे नहीं लगता कि इनको याद करने में आपको दिक्कत भी होगी, आप आसानी से याद कर लेंगे। अब मैंने शुरू में कहा था कि उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के 8 भाग है। अब 8वां कौन सा बचा वो देखते हैं। देखिए 8वां बचा उच्छिप्त, ताड़नजात या द्विगुण। अब उच्छिप्त जो शब्द है दोस्तों इसका अर्थ होता है फेंका हुआ। उच्छिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ, यानी जिसके उच्चारण में, जिस ध्वनि के उच्चारण में जीभ की जो अगली नोक है उसको झटके से नीचे फेंका जाता है, वो ध्वनि कहलाती है उच्छिप्त, ताड़नजात या द्विगुण। जिसके उच्चारण में जीभ को झटके से हम नीचे फेंकते हैं, जीभ की अगली नोक को हम झटके से नीचे फेंके जाता है, वो उच्छिप्त ध्वनि कहलाती है। और इसमें 2 ध्वनि आती हैं दोस्तों, ढ और ढ। अब देखिए याद रखना ये ड है दोस्तों, यहाँ पर हमने बात की थी, ये ड है जबकि अड़ है। जैसे आप देखते हैं ना इसके नीचे ये बिंदी लगी हुई है, इसके नीचे भी बिंदु लगा हुआ है, तो अंतर है। अगर हम ड और ड की बात करें तो स्पर्श में आएंगे, ड और ढ आ जाएंगे, ये दोस्तों उच्छिप्त में आ जाएंगी दोनों ध्वनियाँ। तो ये दोस्तों आपने बात कर ली उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आज इस टॉपिक को हम कंप्लीट ही करेंगे। अगला वर्गीकरण में बात कर रहा हूँ श्वास वायु के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण। अब यहाँ पर फिर मैंने ध्वनियों की बात कर ली, यानी स्वर और व्यंजन दोनों ध्वनियों की बात करूंगा। किसके आधार पर? श्वास वायु के आधार पर, कि किस ध्वनि के उच्चारण में श्वास के माध्यम से कितनी वायु बाहर निकलती है, कितनी हवा बाहर निकलती है, उसके आधार पर। तो देखिए श्वास वायु के आधार पर ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। तो पहले हम बात कर लें अल्प प्राण के बारे में। देखिए अल्प का अर्थ क्या होता है दोस्तों? कम।
अल्प का अर्थ होता है कम। दूसरी महाप्राण है, वो अभी बाद में बताऊंगा। महा का अर्थ होता है अधिक। अल्प का अर्थ है कम, यानी जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय कम मात्रा में हवा बाहर निकलती है उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। परिभाषा आपको याद रखने की कोई ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं है, बड़ी आसानी से याद भी हो जाएगी। जिन ध्वनियों के उच्चारण में कम मात्रा में हवा बाहर निकलती है उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। आपसे प्रश्न कैसे आता है, चार कोई भी वर्ण दिए जाते हैं, पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा अल्पप्राण है, कौन सा महाप्राण है। आपको याद करना है कि अल्पप्राण कौन से होते हैं, महाप्राण कौन से होते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, मैं बता रहा हूँ अल्पप्राण कौन से। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्पप्राण होता है। पहले तो आप इसी बात को समझिए, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्पप्राण होता है। जैसे कोई भी वर्ग है, कै, ख, ग, घ, ये। अब इसका पहला यानी कै, तीसरा यानी ग और पांचवा यानी ये। पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण होगा। जैसे हम बात करें तय, थ, द, ध, न, तो पहला तय, तीसरा द और पांचवा न। पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण होगा प्रत्येक वर्ग का। साथ में य, लय अल्पप्राण होते हैं और सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं। ये आपको याद रखना है कि किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण य, लय और सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं। अब जो बच गए वो बच गए दोस्तों महाप्राण। कौन से बच गए देखिए, महाप्राण के बारे में आपको बता दूं कि जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय अधिक मात्रा में हवा बाहर निकलती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। महाप्राण में आएंगे कौन से देखिए, पहला, तीसरा, पांचवा दोस्तों यहाँ पर आ गया, तो बच गया कौन सा, दूसरा, चौथा। दूसरा, चौथा महाप्राण हो जाएगा। य, लय जब यहाँ पर आ गए तो बच गए कौन से, स है। यानी प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण और स है महाप्राण होते हैं। बाकी सारे के सारे दोस्तों अल्पप्राण होते हैं। तो आपको ये वाला तरीका भी याद रखना है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण य, लय और सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं। बाकी बचे हुए दूसरा, चौथा वर्ण और स है ये महाप्राण होते हैं। यह आपने बात कर ली श्वास वायुओं के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण की। और अब इस टॉपिक की लास्ट बात मैं आपको बता रहा हूँ, कंपन के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण। जब आप किसी भी ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो हमारे जो स्वर यंत्र है, जो हमारी स्वर तंत्रियां हैं, उनमें कंपन होता है या फिर नहीं होता। तो यहाँ पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण। दो प्रकार का, घोष और अघोष। तो देखिए पहले हम बात करें घोष की। घोष कह सकते हैं या फिर सघोष कह सकते हैं। देखिए घोष शब्द का अर्थ होता है दोस्तों नाद या कंपन। घोष का अर्थ होता है कंपन, यानी जिन, और स यानी सहित, तो आप घोष कह दें या सघोष कह दें, यानी कंपन सहित। इसका मतलब क्या हुआ कि जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें घोष वर्ण कहा जाता है। जिनका उच्चारण करते समय हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा होता है उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। जिनके उच्चारण में कंपन नहीं होगा उन्हें आप अघोष कह देंगे, वो बाद की बात है अघोष। तो फिलहाल आप ये देखें घोष में आती कौन सी ध्वनियां हैं। तो देखिए प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण य, लय है और सभी स्वर घोष होते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आएगा, य, लय है आएगा और सभी स्वर आएंगे। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण य, लय है और सभी की स्वर घोष होते हैं। ये आप विशेष रूप से याद रखें। अब देखिए आप अगर बोलकर देखना चाहे तो बोलकर देख सकते हैं। जैसे आप बोलेंगे क, ख, ग, तो देखिए क, ख में कंपन नहीं हो रहा, पहला, दूसरा अघोष होता है। ग में कंपन हो जाता है, ग में आपके स्वर तंत्रियों में कंपन होना शुरू हो जाता है, तो तीसरा, चौथा, पांचवें में कंपन होता है, ये घोष होते हैं। अगली बात आपको बता दूं अघोष वर्ण। तो देखिए अघोष यानी जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा नहीं होता उन्हें अघोष कहते हैं। अब अघोष में आएंगे कौन से, बचे हुए अघोष में आ जाएंगे। कौन से बच गए, तीसरा, चौथा, पांचवा जब यहाँ पर आ गया था तो यहाँ बच गया दोस्तों पहला और दूसरा वर्ण। यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण य, लय है यहाँ आ गए थे तो तीनों श बच गए, श। पहला, दूसरा वर्ण और श ये होते हैं दोस्तों अघोष। ये आपका दोस्तों टॉपिक कंप्लीट हुआ, वर्ण विचार का टॉपिक। 3 दिन से जो आपका टॉपिक चल रहा था और कंप्लीट डिटेल मैंने आपको एक तरीके से यहाँ पर करवा दिया। किसी भी प्रकार के जनरल कंपटीशन एग्जाम के लिए ये आपके लिए इनफ रहेगी। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज की वीडियो को कंप्लीट करता हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन आ रहा है उसको आप प्रेस कर लें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि लाइक करें, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शेयर करने से अभी आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है, सभी घर में बैठे हुए हैं, तो बाकी सभी दोस्त भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।